पूछ लेती हूँ। ठीक है, पूछो। पूछ रही थी ना सर, जब स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं क्लास में, तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए क्या कंस्ट्रक्टर बनाना जरूरी है? उसे हम फंक्शन में इनिशियलाइज नहीं कर सकते? कहीं भी इनिशियलाइज कर लो। स्टैटिक वेरिएबल तो डायरेक्ट क्लास के साथ ही एक्सेस हो जाता है, क्लास नेम के साथ ही। तो उसको आप चाहे जहां से इनिशियलाइज कर लो, डायरेक्ट आप इनिशियलाइज बता कर लो। रहे थे, तो उसके लिए आप कंस्ट्रक्टर बना रहे थे ना, कंस्ट्रक्शन। नहीं, वो तो मैंने एग्जांपल दिया था। इंस्टांस और स्टैटिक के बीच डिफरेंस आपको दिखाया था। इंस्टांस कैसे रन करता है और स्टैटिक कैसे चलते हैं, उनके स्कोप कैसे बनते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने दिया था। बाकी इनिशियलाइज आपको करना है कि डजंट मैटर, कोई फर्क कहीं भी नहीं कर पड़ता है। सकते हैं। हाँ, जहां से आपको करना वहां करो, जैसी जरूरत हो वैसे कर लो। और स्टैटिक मेथड में स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं ना, डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं वो एग्जैक्टली प्रॉपर्टी के अंदर मतलब एज अ क्लास के अंदर बनते हैं, मेथड के अंदर अच्छा, लोकल वेरिएबल बनते मेथड में नहीं, अच्छा मेथड में उसे नहीं कर सकते। हैं। मेथड के अंदर आप उसे यूज कर सकते हो, डिक्लेयर नहीं कर सकते। अच्छा, सर यही डाउट था कि डिक्लेयर करना है कि वो स्टैटिक वेरिएबल हमेशा क्लास लेवल पे बनते हैं, जो कि ग्लोबल होगा। ठीक है, और जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो मेथड के अंदर आप बना सकते हो, जो लोकल आप declare करते हो। ओके, ठीक है। थैंक्स। यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? सर परमिशन दे दीजिएगा रिकॉर्ड कर। पूछना है किसी कुछ? Recording in progress. चलो, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आज कुछ और चीज़ की बात करते हैं। जितना डिस्कशन हमारे पास हुआ था पिछले टाइम, हमने अभी डिस्कशन जो किया था, कंस्ट्रक्टर तक का डिस्कशन हमारे पास हुआ था, और उसके बाद हमने इनहेरिटेंस की बात की थी, राइट। यस। हमने ये भी देखा था कि इनहेरिटेंस क्या है, कैसे इसको आप अचीव करते हो। इसके लिए जो प्रोजेक्ट बनाया था हमने, इसमें इनहेरिटेंस आपको करके दिखाया भी था मैंने, किस तरह से आप इनहेरिटेंस में आपको सिंगल लेवल मिला था, मल्टी लेवल मिला था, हायरार्किकल, हाइब्रिड, मल्टी। क्या करते हैं, बेस क्लास की प्रॉपर्टी को ड्राइव या चाइल्ड क्लास के अंदर क्या करते हैं, यूज यूज करते कर हैं, सकते एक्सेस हैं। करते हैं। हमारा कोड रीयूजेबिलिटी अचीव होता है कि हम डाटा या कोड को रीयूज कर सकते हैं। एक ही चीज को बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, आप उसे रीयूज कर पा रहे हैं। तो बेसिक बेनिफिट तो आपका यही था। अब इसमें हम लोग जो अचीव कर पाते हैं यहाँ पे सी शार्प, लोग 3 इनहेरिटेंस अचीव करते हैं, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल। 3 तरह का अचीवमेंट होते हैं। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी यूज कर सकते हो। बेसिकली इनहेरिटेंस करने के लिए यहाँ पर कोलन साइन का इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी जैसे जावा वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें एक्सटेंड कीवर्ड होता है, सी प्लस प्लस में एक्सटेंड कीवर्ड होता है। यहाँ पर आपके पास जो होता है वो कोलन साइन होता है, जिससे आप अपना इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल दिखाया था मैंने, जैसा कल एग्जांपल ये दिखाया था जिसमें हमने यहाँ पर क्लास बनाई थी। तो अपने पास क्या था, क्लासेस थी, बेस क्लास थी, ड्राइव क्लास थी। जैसे एक अपने बेस क्लास बना, उसके अंदर आपने कोई मेथड रखा, फिर आपने एक ड्राइव क्लास बनाया था, फिर उसके अंदर भी आपने मेथड रखा था, फिर उसके अंदर आपने एक और चाइल्ड क्लास बनाया जिसके अंदर आपने क्या रखा। आपने कंप्लीटली इनहेरिटेंस को यहाँ पर टेस्ट किया था, जिसमें आपने सिंगल लेवल भी ट्राई किया था, उसके बाद आपने मल्टी लेवल भी किया था, और उसके बाद आपने हायरार्किकल का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया था। तो इनहेरिटेंस तो हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर समझा था और देखा था, ठीक है। बट इसके साथ अभी इसमें कुछ और बातें आएंगी। जैसे एक असाइनमेंट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, इसे आपको ट्राई करना। यस, असाइनमेंट एक असेसमेंट था। क्या कह रहा है, लेट्स वी हैव 2 एम्प्लॉय क्लास। हमें क्या करना है, 2 एम्प्लॉय क्लास बनानी है, जिसमें एक फुल टाइम और एक पार्ट टाइम बनेगा। और एक आपको कॉमन क्लास बनानी है जिसके अंदर सारी कॉमन प्रॉपर्टी और मेथड रखते हैं, और उसके बाद आपको
वाईफाई चला गया। हाँ, तो अभी आवाज आ रही सबको? यस सर। बात कर रहे थे देखो बेस कीवर्ड की। यहाँ पे सबसे पहले बेस कीवर्ड एग्जैक्टली क्या है? बेस कीवर्ड एक कीवर्ड होता है। बेस कीवर्ड एक कीवर्ड होता है जिसको हम यूज करते हैं अगर हमें बेस क्लास के मेंबर को ड्राइव क्लास से एक्सेस करना है। बेस क्लास के मेंबर को ड्राइव क्लास से एक्सेस करना है तो हम बेस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्या कह रहा है? अ बेस कीवर्ड इज यूज्ड टू कॉल बेस क्लास मेंबर फ्रॉम ड्राइव क्लास। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन आपके सामने आए कि अगर आपके बेस क्लास का मेंबर मतलब बेस क्लास का प्रॉपर्टी, मेथड या कंस्ट्रक्टर, प्रॉपर्टी, मेथड या कंस्ट्रक्टर, इनमें से कोई भी मेंबर बेस क्लास में है और उसको चाइल्ड क्लास के अंदर आपको यूज करना है या एक्सेस करना है, तो उस सिचुएशन में आप बेस कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर बेस क्लास में कोई मेंबर है और उसे आप ड्राइव क्लास के अंदर एक्सेस या यूज करना चाहते हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सो कैसे करना है आइए करके देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं इसके कंसेप्ट को। तो देखो एग्जैक्टली यहाँ पर इस कंसेप्ट को समझने के लिए मुझे ज्यादा क्लासेस की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर केवल और केवल 2 क्लासेस के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास एक क्लास है यहाँ पे बेस और एक हो गई कौन सी क्लास? ड्राइव क्लास। एक बेस क्लास और ड्राइव क्लास। हम ड्राइव क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एग्जैक्टली समझना जाए तो देखो होता क्या है एग्जैक्टली प्रॉब्लम। सपोज करो बेस क्लास के अंदर आपके पास एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी एग्जैक्टली लो आपने प्रॉपर्टी बना दिया, स्ट्रिंग एक रख लिया मान लो। इस मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर आपने मान लो कुछ डेटा सेट कर दिया। ठीक है, आपने क्या सेट कर दिया? मान लो यहाँ पे सेट कर दिया आपने यहाँ पर आई एम बेस क्लास मैसेज। ठीक, अब होता क्या है कभी कभी सपोज करो कि आपने सेम प्रॉपर्टी अपने चाइल्ड क्लास में भी बनाई। ठीक है, और आपने यहाँ पर क्या दिया? आई एम ड्राइव क्लास प्रॉपर्टी मैसेज। ठीक है, आपने एक फंक्शन बनाया मान लो पब्लिक वाइड प्रिंट। ठीक है, प्रिंट मैसेज पर फंक्शन बनाया और कंसोल डॉट राइट एंटर आया मैसेज प्लस मैसेज। अगर मैं सिंपली मैसेज एक्सेस करूंगा तो अपना जो मैसेज होगा देखो एग्जैक्टली अगर आप मैं प्रिंट मैसेज फंक्शन को कॉल करूं, केवल प्रिंट मैसेज फंक्शन को कॉल करूं, बाकी ये भी चाहे जो कॉल हो रहा है हटा दो इसको, तो आप बताएंगे अगर मैं प्रिंट मैसेज कॉल करूंगा तो मुझे मैसेज के तौर पे क्या मैसेज आना चाहिए, ये क्या मिलेगा? देख के बताओ कि प्रिंट मैसेज फंक्शन क्या प्रिंट करने वाला है। सर आई एम ड्राइव क्लास, सॉरी आई एम ड्राइव क्लास मैसेज। बिल्कुल, ऐसा क्यों होगा कि मैसेज वेरिएबल में वही स्टोर किया गया है। एग्जैक्टली अगर मैं मान लो इसी कमेंट कर देता हूँ। ठीक, अब क्या प्रिंट करेगा? तो अब आई एम बेस क्लास मतलब सर बेस क्लास में जो है। एग्जैक्टली देखो सही है, ऐसा ही होता है। होता क्या है कि जब भी क्लास 2 क्लासेस होती हैं तो सबसे पहले ये प्रेफरेंस देता है पेरेंट क्लास को। जो भी पेरेंट क्लास में प्रॉपर्टीज होंगी, जो मेथड होगा, सबसे पहले वो उसे प्रायोरिटी देगा। अब चूंकि अगर सेम आपके बना रखा है पेरेंट में भी चाइल्ड में भी,
तो पहले प्रायोरिटी पेरेंट को देगा, पहले इनिशियलाइज पेरेंट को करेगा, लेकिन इमीडिएट क्या होगा, चाइल्ड भी कॉल हो जाएगा। तो फिर चाइल्ड वाला क्या करता है, पेरेंट वाले को ओवरराइड कर देगा। चाइल्ड वाला पेरेंट वाले को ओवरराइड कर देगा। तो उस सिचुएशन में अगर हम पेरेंट चाइल्ड में सेम नहीं बनाते हैं, तब तो ये हमेशा बाय डिफॉल्ट पेरेंट को ही कॉल करेगा, मतलब फिर पेरेंट को ही लोड कराएगा, देगा आपको। प्रोजेक्ट में एरर है, यू कैन सी इट। इसको एक्स्ट्रा बन गया शायद। अगर हम लोग यहाँ पर इसे रन कराएं तो आपको मिलेगा जो बेसिकली मिलने वाला है वो हमेशा चाइल्ड क्लास का ही मिलेगा, आई मीन पेरेंट क्लास का ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड क्लास में तो कुछ ही नहीं। तो जो मैसेज प्रिंट होगा वो कहाँ से होगा, केवल पेरेंट से होगा। मैसेज आएगा पेरेंट से। तो देखो बेस क्लास मैसेज यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको बेस क्लास मैसेज दिखा रहा है। अब अगर मान लो सेम अगर मैं बना दूंगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, सेम बना देंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर बेस क्लास पेरेंट प्रायोरिटी तो देगा, लेकिन तुरंत कौन कॉल हो जाएगा, चाइल्ड कॉल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ड्राइव क्लास मैसेज आपको आने लगा। तो अब इस सिचुएशन में आ गया। अब देखो इस सिचुएशन में होगा क्या कि आपका पेरेंट वाला है ना, ये कभी कॉल होगा ही नहीं, क्योंकि कॉल होगा तो होगा, लेकिन वो कभी भी आउटपुट पेरेंट वाले का दिखाएगा नहीं, हमेशा किसका दिखाएगा, चाइल्ड का दिखाएगा। ठीक है। तो अगर अब आपको दोनों अलग अलग कॉल करनी हो, मतलब पेरेंट का अलग कॉल करना है, चाइल्ड का अलग कॉल करना है, तो आपके पास एक टेक्निक है। आप कैसे कॉल करेंगे, अगर मुझे मान लो बेस वाला कॉल दिखाना है या ड्राइव वाला दिखाना है, ठीक है, तो बेस का अगर दिखाना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बेस डॉट मैसेज, और ड्राइव वाला दिखाना है तो मैं क्या लिखूंगा, दिस डॉट मैसेज। तो दिस डॉट मैसेज का मतलब हो गया करंट क्लास का मैसेज प्रॉपर्टी, और बेस डॉट मैसेज क्या हो गया, पेरेंट क्लास का मैसेज प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप देखोगे जब बेस के साथ एक्सेस करोगे तो बेस भी एक्सेस होगा और ड्राइव भी एक्सेस होगा। देखो बेस कीवर्ड लगा दिया तो कौन सा एक्सेस दिखा रहा है, वो बेस वाले को उठा लिया, यानी पेरेंट क्लास का दिखा रहा है। और अगर आपने ड्राइव क्लास का दिस लगा दिया तो ड्राइव क्लास का बाय डिफॉल्ट वो कॉल कर देगा। सुनाई बात, बेस कीवर्ड कैसे यूज करना है। नहीं नहीं कर सकते आप। इनहेरिटेंस हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड होता है। आप अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी लेते हैं, पेरेंट आपकी प्रॉपर्टी नहीं हायर कर सकते। दिस इज द अगेंस्ट ऑफ इनहेरिटेंस। बेस कोई दिक्कत नहीं, बेस के अंदर बेस को कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस के अंदर बेस को कॉल करो, वो तो नॉर्मल चलेगा, उसमें कोई पंगा है ही नहीं। पंगा तब आता है जब चाइल्ड के अंदर पेरेंट को और चाइल्ड को दोनों को एक्सेस करने का प्रयास करते हो, तब दिक्कत है। पेरेंट के अंदर पेरेंट कॉल करो, कोई पंगा नहीं होगा, कोई नहीं, वो तो नॉर्मल बिहेव करेगा, यहाँ पर तो चलेगा, इसका कोई इश्यू नहीं होगा। प्रॉब्लम आ सकती है तभी जब चाइल्ड के अंदर प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट करती है, जिसकी वजह से ओवरराइडिंग होती है। तो ओवरराइडिंग से बचने के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है, बेस कीवर्ड से बेस को कॉल करना पड़ेगा, चाइल्ड कीवर्ड से चाइल्ड को कॉल करना पड़ता है। ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जब आपका कंस्ट्रक्टर होता है। अब एक तो ये केस हो गया मेथड और प्रॉपर्टी के केस में, एक केस होता है कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर के केस में भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब कंस्ट्रक्टर आपका पैरामीटराइज होता है, जैसे अभी देखो, अगर अभी यहाँ पर बेस चलाऊं या ना चलाऊं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं बेस की मतलब बेस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर मैं बना दूं, मान लो अगर मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर को मैं कर देता हूँ पैरामीटराइज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने पैरामीटर कर दिया, मान लो स्ट्रिंग ले लिया योर नेम, ठीक है,
और मैंने इसको यहाँ पर मान लो प्रिंट कराया, नेम इज। देखो अगर कभी भी ऐसा हुआ कि बेस क्लास आपका, बेस क्लास के अंदर कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ध्यान रखना, बेस क्लास के अंदर कोई भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो आपका ड्राइव क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर मैक्स 100% बनाना पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज कि आपको ड्राइव क्लास से बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल भी करना पड़ेगा, इन्वॉक भी करना पड़ेगा। फिर से सुनो एक बार, क्या है, अगर बेस क्लास के अंदर कोई भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो ड्राइव क्लास के अंदर आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा और उस कंस्ट्रक्टर की मदद से बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेस क्लास अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाता है तो वह एक रिक्वायरमेंट को क्रिएट करता है। अगर वो एक रिक्वायरमेंट क्रिएट कर देगा तो उसे फुलफिल करने की जिम्मेदारी क्या हो गई? चाइल्ड क्लास की हो गई। तो ड्राइव क्लास क्या करेगा? उसको फुलफिल करेगा, मतलब उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी डेटा है ना, उसे फुलफिल करने की जिम्मेदारी पूरी किसकी है? ड्राइव क्लास की होगी, चाइल्ड क्लास की होगी। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन देखो कि यहाँ एरर मिलेगी, और देखो यहाँ पर एरर में क्या बोल रहा है ये, there is no argument that correspond to the required formal parameter your name of base class। मतलब बेस क्लास का जो रिक्वायरमेंट है उसको आपने यहाँ पर फुलफिल नहीं किया हुआ है, दैट्स व्हाई ये आपको एरर दे रहा है। सो वंस अगर आप यहाँ पर एक ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है, और ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद आपको करना क्या होगा? बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करके इसका प्रॉपर्टी जो भी होगा देना होता है। तो कैसे देंगे? कोलन बेस कीवर्ड लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, और बेस में देखोगे तो आपसे मांगेगा योर नेम, मांग रहा है योर नेम। मैंने यहाँ पर मान लीजिए एक ले लिया नेम नाम का प्रॉपर्टी। कहाँ से लिया? आपने इस कंस्ट्रक्टर से लिया, यानी कि इस कंस्ट्रक्टर से एक प्रॉपर्टी लेकर के आपने उसमें पास कर दिया। ठीक है, मतलब हमने अपने ड्राइव क्लास के अंदर नेम नाम का प्रॉपर्टी लिया और इस नेम को बेस के अंदर पास कर दिया। कहाँ पर? योर नेम के पास, यहाँ गया। अब क्या होगा? अब आपका जब क्लास का इंस्टेंस बनेगा तो योर नेम आपको यहाँ से पास करना पड़ेगा ड्राइव, क्योंकि वो ड्राइव की जिम्मेदारी हो गई। तो ड्राइव भी जब इंस्टेंशिएट करेगा तो डिमांड करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मान लो दिया मनीष कुमार, तो अब ये एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई और अब ये कोड आपका बन गया। योर नेम इज मनीष। ये मनीष कुमार आ कहाँ से रहा है? बेस क्लास से आ रहा है, लेकिन उसको फुलफिल कौन कर रहा है? ड्राइव क्लास कर रहा है, बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टर के थ्रू है। तो कंस्ट्रक्टर अगर पैरामीटराइज आपका बन गया बेस क्लास में, तो ड्राइव क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाना मैंडेटरी होता है, और उसके थ्रू आप ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वॉल्व कराएंगे, दैट्स मैंडेटरी। समझ में बात? एग्जैक्टली ये कंसेप्ट होता है बेस और ड्राइव के केस में। तो एक तो बेस कीवर्ड हो गया जिसे आपको समझना होगा। दूसरा एक कीवर्ड देखो यहाँ पर और होता है, इसको हम बोलते हैं सील्ड कीवर्ड। ठीक है, सील्ड, सील्ड नाम से ही पता चल रहा है कुछ सील्ड जैसा काम है। सील्ड मतलब सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी को कोई भी इनहेरिट ना कर पाए, अगर आप चाहते हो कि आपकी को कोई भी चाइल्ड क्लास इनहेरिट ना कर पाए, तो उस सिचुएशन में आप क्लास को सील्ड कर सकते हैं। फिर से सुनना, अगर आप चाहते हो कि आपकी क्लास को कोई भी इनहेरिट ना कर पाए, सिचुएशन में आप क्लास को सील्ड कर सकते हैं। सील्ड का मतलब होता है कि आपकी क्लास इनहेरिट नहीं हो सकती है, उसका इनहेरिटेंस क्या हो गया है? स्टॉप हो। क्लियर है? यस। कैसे कैसे करना है आपको? बहुत सिंपल होगा। जैसे मैं चाहता हूं कि क्लास का इनहेरिटेंस ना हो, जैसे मान लो मैं ड्राइव क्लास को आगे इनहेरिट करने से रोकना चाहता हूं, इसमें इसका कोई भी इनहेरिटेंस आगे ना हो। ठीक है, तो देखो अगर मैं इधर अभी चलूंगा और मैं एक क्लास बनाता, मान लो ड्राइव। ठीक है, एक क्लास बनाई मैंने, और अगर मैं इसके अंदर ड्राइव्ड क्लास को इनहेरिट करना चाहूँ, तभी कोई पंगा नहीं है, इनहेरिटेंस हो जाएगा। बस केवल कंस्ट्रक्टर अपना है तो कंस्ट्रक्टर बना लोगे ड्राइव्ड के थ्रू, और इसके थ्रू अपना जो बेस है, बेस के थ्रू अपना कॉल करके इसका फुलफिल कर लो। ठीक है, तो मान लो मैंने मैसेज यहाँ पर दे दिया ऐसे ही टेस्ट का, ये फुलफिल हो गया। मतलब देखो यहाँ पर अपना काम डन है, इनहेरिटेंस हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है, कोई इशू नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखो इनहेरिटेंस तो हो रहा है, नॉर्मल इनहेरिटेंस तो चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ड्राइव की क्लास जो है ना, इसको आगे कोई इनहेरिट ना कर पाए।
मैं क्या करूंगा, पब्लिक बाद जस्ट लगाऊंगा सील्ड कीवर्ड, पब्लिक सील्ड क्लास। तो अब अगर इसको मैंने सील्ड कर दिया, ठीक, तो देखो नीचे एरर आ जाएगा। तो सील्ड का मतलब ही हो गया कि हम नहीं चाहते कि हमारी क्लास को कोई भी इनहेरिट कर पाए, जहां पर है वहीं सील्ड कर दिया। और आप देखिए आगे क्या कह रहा है, कैन नॉट ड्रिवन फ्रॉम सील्ड टाइप, मतलब आप सील्ड टाइप को आप ड्राइव नहीं कर सकते हो, ड्रिवन नहीं होती है। बिकॉज ऑफ सील्ड अगर कोई क्लास बन गई, उसका इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, आप उसे इनहेरिट नहीं कर सकते हो किसी भी कंडीशन। हाँ, क्लास के लिए होता है, कुछ केसेस में आप मेथड के लिए भी यूज कर सकते हो, कुछ केसेस में। मेथड के लिए अब आने वाले टाइम में सिचुएशन बनेगी, जैसे मान लो अगर मेरे पास कोई मेथड है, ठीक है, जिसे मुझे इनहेरिटेंस रोकना है, तो यहाँ पर उसके सामने भी हम सील्ड कीवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। बट सील्ड कीवर्ड उसी केस में होगा जब आपकी मेथड ओवररिडन, जब ओवरराइडिंग मतलब जब पॉलीमॉर्फिज्म का केस आता है, तभी इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, अदरवाइज इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। जब पॉलीमॉर्फिज्म इंप्लीमेंट होता है तभी इसकी जरूरत आपको समझ में, अदर देन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अदर देन इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। अदरवाइज प्राइवेट बना के काम कर सकते हो। तो सील्ड हम लोग मेथड के ऐसे सामने कीवर्ड लगा देंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेथड भी इनहेरिट ये नहीं हो पाएगी, दूसरी क्लास में मेथड यूजेबल नहीं हो। एग्जैक्ट कंसेप्ट हमारे पास दो हैं इनहेरिटेंस के साथ जो जनरली हम यूज करते हैं, बेस कीवर्ड का और सील्ड कीवर्ड का, ठीक है। सो दो चीजें अपने पास हैं यहाँ पर, बहुत यूजफुल हैं, इंटरव्यू लेवल पे भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत जनरल और बहुत कॉमन क्वेश्चन इससे जनरेट होते हैं, पूछे जाते हैं, ये बड़ी कौन सी चीज है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, इसके बाद आ जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म बस केवल एक कॉन्सेप्ट है, एक फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। यह एक फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसका मतलब होता है कि एक चीज के मल्टीपल फॉर्म, वन थिंग्स विथ मल्टीपल फॉर्म्स, वन थिंग विथ मल्टीपल फॉर्म्स कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। मतलब अगर एक ही ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर हैं तो क्या कहलाएगा? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म बहुत जनरल सिनेरियो है, अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो हर जगह पॉलीमॉर्फिज्म एप्लीकेबल होती है या लगभग ऑब्जेक्ट पर। इट इज वेरी सिंपल चीज है कि एक जनरल सिनेरियो समझो कि एक, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, तो एक पर्सन कहीं घर गया तो वो एक एम्प्लॉय बन गया, मान लो वो ऑफिस में अपने गया तो एम्प्लॉय बन जाता है, अगर वो अपने घर पे गया तो फैमिली मेंबर बन गया, किसी दुकान पे गया तो कस्टमर बन गया, किसी ट्रेन में चढ़े तो पैसेंजर बन गए। तो कहने का मतलब ये है कि आप या एक ऑब्जेक्ट हो, आप एक ऑब्जेक्ट हो जो अलग अलग टाइम पर अलग अलग बिहेवियर को प्ले कर रहा है। यानी कि अगर एक मेंबर जिसके पास डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर हैं, तो वो क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म को अप्लाई कर रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म को फॉलो कर रहा है। एग्जैक्टली जैसे ही एक मान लो कोई एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय, भाई मान लीजिए सिंपल सी बात है, मान लो पॉलीमॉर्फिज्म कैसे हमारी प्रॉब्लम को ओवरकम करता है। पॉलीमॉर्फिज्म ओवरकम इस तरह से करेगा कि अगर मान लो आपको डिफरेंट डिफरेंट टास्क करवाने हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉय चाहिए, ठीक, आपको अलग अलग काम के लिए अलग अलग एम्प्लॉय चाहिए। लेकिन अगर एक एम्प्लॉय मिल जाए जो सारे काम कर सके, मतलब उसको सारे काम आते हो, तो उस केस में आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉय मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही एम्प्लॉय आपका सारे काम क्या करेगा? परफॉर्म कर लेगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म करने का हमारा उद्देश्य ही ये है कि हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े, हम कम से कम ऑब्जेक्ट बनाएं और अपना सारा काम जितना है ना उसे हैंडल कर लें, कम से कम ऑब्जेक्ट बनाना।
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी को ये रिड्यूस करता है, जिससे हमारे पास ज्यादा ऑब्जेक्ट हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम ऑब्जेक्ट बना करके अपना डेटा हैंडल किया जा सकता है। ओके, तो पॉलीमॉर्फिज्म एग्जैक्टली दो तरीके की होती है। यह दो तरीके की होती है, एक को हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरे को बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एक होगा आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा होगा आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक ऐसी पॉलीमॉर्फिज्म जो प्रोग्राम के कंपाइल होने से पहले, प्रोग्राम के कंपाइल होने से पहले ही इन्वॉक हो जाती है या कॉल हो जाती है, इसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसमें आपका ओवरलोडिंग, इसे हम लोग ओवरलोडिंग भी बोलते हैं, ठीक है, और इसे अर्ली बाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, तो हम समझ रहे थे कि हमारे पास दो तरह की Recording in progress. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग ओवरलोडिंग या अर्ली बाइंडिंग के नाम से जानते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ओवरलोडिंग या अर्ली बाइंडिंग के नाम से जानते हैं। यह प्रोग्राम के कंपाइल होने से पहले ही एग्जीक्यूट हो जाता है, कंपाइलर इसे पहले ही परफॉर्म कर लेता है। सो अगर कोई कंपाइलर किसी भी काम को पहले ही कर लेता है प्रोग्राम के कंपाइल होने से पहले, तो वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। अगर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें, यह प्रोग्राम के कंपाइल होने के बाद, यानी कि जब प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद रन करने जाता है तब ये चीज परफॉर्म होती है। इसको हम लोग ओवरराइडिंग या लेट बाइंडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम लोग ओवरराइडिंग या लेट बाइंडिंग के नाम से जानते हैं। एग्जैक्टली। अब हम बात करेंगे ओवरलोडिंग के बारे में। तो ओवरलोडिंग का क्या मतलब है? ओवरलोडिंग कहते हैं कि ये एक ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म है जिसमें हम लोग एक क्लास के अंदर एक ही नाम से डिफरेंट पैरामीटर दे करके बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं, मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक क्लास के अंदर एक ही नाम से कई मेथड बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एग्जैक्टली ओवरलोडिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें मेथड का नेम सेम रहेगा, लेकिन उसका जो बॉडी होता है, उसके जो आर्गुमेंट होंगे, बॉडी और आर्गुमेंट सभी के अलग अलग होंगे, क्योंकि सभी का डेफिनेशन क्या होगा, डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली यूजर एंड पे क्या होता है कि यूजर को अगर आपने एक ही मेथड के मान लो 20 बार इंप्लीमेंट कर दिया, तो यूजर को 20 अलग अलग मेथड के जानने की जरूरत नहीं है। इन्हीं मेथड से वो 20 मेथड के अलग अलग बिहेवियर को कॉल कर सकते हैं। एग्जैक्टली बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझो, जैसे आप एक ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, मोबाइल फोन, सिंपल सब यूज करते हैं, एक मोबाइल फोन यूज करते हैं।
अब एक मोबाइल फोन अगर देखा जाए तो कई काम को करता है भाई, कॉलिंग की भी सुविधा उसमें है, म्यूजिक लिसन करना है उसकी भी सुविधा है, कैलकुलेटर यूज करना है कैलकुलेटर भी उसके अंदर है ना, या इंटरनेट ब्राउजिंग करनी है उसकी भी सुविधा है। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट आपके कई काम को कर रहा है। अगर आपके पास ये ना होता तो ये सारी सुविधाएं लेने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, डिफरेंट डिफरेंट आप डिवाइस खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास एक ही डिवाइस है जिससे आपका सारा काम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इस डिवाइस के अंदर कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट में मिलता है, ठीक है। तो इन सेम प्रोग्रामिंग टर्म, सेम मेथड के टर्म में, ठीक है, सेम प्रोग्रामिंग और मेथड के टर्म में ऐसा होता है कि एग्जैक्टली यूजर को सेम मेथड देने होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सेम मेथड को अलग अलग पैरामीटर से अलग अलग बॉडी के साथ क्रिएट कर देते हैं, ताकि यूजर को मल्टीपल मेथड जानने की जरूरत ना हो, एक ही मेथड से वो क्या करे, डिफरेंट डिफरेंट टास्क को अचीव कर पाए। इट इज वेरी सिंपल। जैसे सपोज करो आप अपने वेबसाइट के अंदर लॉगिन इंप्लीमेंट कर रहे हो, लॉगिन के लिए आप मान लो एक फंक्शन बना रहे हो, ठीक, सपोज करो लॉगिन के लिए आप एक फंक्शन बना रहे हो। आपके पास सिनेरियो क्या है कि आप लॉगिन कभी मोबाइल नंबर से भी कराना चाहते हो और कभी ईमेल और पासवर्ड से भी कराना चाहते हो। आप मोबाइल नंबर से भी कराना चाहते हो और ईमेल पासवर्ड से भी कराना चाहते हो। तो जरा सोचो कि अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेथड हमारे पास जो है वो ईमेल से लॉगिन हो या मोबाइल से लॉगिन हो, मतलब हम चाहते ये हैं कि हम जब भी जो भी पैरामीटर दें, यानी कि अगर मोबाइल नंबर दें तो ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर से लॉगिन कर दे, ईमेल और पासवर्ड दे तो ईमेल पासवर्ड से लॉगिन कर दे। तो इस सिचुएशन को, ये सिनेरियो को सही करने के लिए आपको अपने मेथड के 2 वर्जन क्रिएट करने पड़ेंगे, मतलब उसका ओवरलोडिंग क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे आप एक मेथड को, लॉगिन मेथड क्या करेंगे, मोबाइल नंबर से पास कर देंगे, दूसरे को आप नॉर्मल पास कर देंगे, मतलब ईमेल पासवर्ड से पास कर देंगे। अब जैसा यूजर होगा उसके अकॉर्डिंग वो काम कर जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये कंसेप्ट हमारे पास एप्लीकेबल होता है, इसी तरह से चीजें बनती हैं। फिलहाल मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे सपोज करो आप यहाँ पर यूज करते हैं console.writeLine। लेट्स सपोज console.writeLine। राइट लाइन क्या है, एक फंक्शन है, यूज नो, राइट लाइन एक फंक्शन है, मेथड है। इस मेथड के अंदर आपने अभी स्ट्रिंग दिया है तो ये स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहा है। लेकिन सपोज करो कि मैं इसी फंक्शन को कॉल करूं और मैं इसके अंदर मान लो कोई नंबर दे दूं ना, तो नंबर को भी प्रिंट करेगा, ये कोई इश्यू तो है नहीं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि राइट लाइन मेथड अपना जो है ये आपके डिफरेंट डिफरेंट काम को कर रहा है। तो कैसे, मतलब ये स्ट्रिंग भी प्रिंट कर लेता है, कैरेक्टर भी प्रिंट कर ले रहा है, मैं डेसिमल वैल्यू भी प्रिंट कर लेगा, या हर तरह के डेटा को प्रिंट कैसे कर लेता है, बिकॉज ऑफ, अगर देखा जाए तो भाई मेथड तो जो टाइप में रिटर्न पैरामीटर लेंगे वही पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये कब सभी पैरामीटर कैसे एक्सेप्ट करता है, ये एक्सेप्ट ऐसे करता है, आप देखेंगे तो इसका ओवरलोडिंग हुई है। अगर इस पे माउस पॉइंटर ले जाएंगे, दिखा रहा क्या, +17 ओवरलोड, मतलब आपने जो यूज किया है प्लस इसके +17, मतलब टोटल इसके पास 18 वर्जन है। यानी कि इस राइट लाइन फंक्शन को 18 बार इंप्लीमेंट किया गया है सिस्टम के अंदर, लेकिन हमें 18 बार इंप्लीमेंट किया गया, हमसे से कोई मतलब नहीं है, हम केवल अपना पैरामीटर पास करते हैं, मेथड कॉल हो जाता है। लेकिन बिहाइंड ऑफ इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब हमारे एंड पे, यूजर एंड पे, अगर हम अपने आप को यूजर मानते हैं, यूजर एंड पे इस पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, क्योंकि हमें एक ही मेथड से इस पैरामीटर देना है और अपना काम कर लेना है। लेकिन यही चीज अगर हम लोग सिस्टम या डेवलपर के एंड पे जाएं, वहां पर क्या है, हमें इसी चीज को 18 बार इंप्लीमेंट करना पड़ा। तो एग्जैक्टली ओवरलोडिंग करने का हमारा मेन मोटिव यही होता है कि यूजर एंड पे बहुत सारे मेथड्स ना क्रिएट करने हो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट ना क्रिएट हो जाएं, इसलिए एक ही ऑब्जेक्ट को अपना ओवरलोड करके उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दिया जाता है, उसे ओवरकम कर दिया जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन पे ले चलूं, यानी कि F12 पर अगर मैं प्रेस करूं कीबोर्ड से, तो आप देखेंगे इस पे ले गया है आपको। राइट लाइन देखिए कितनी बार इंप्लीमेंट किया गया है यहाँ पर, और हर किसी के अंदर देखोगे तो आर्गुमेंट अलग अलग होगा, कभी भी सेम आर्गुमेंट के साथ दो नहीं मिलेंगे, जब भी मिलेगा तो कुछ ना कुछ आर्गुमेंट डिफरेंट डिफरेंट ही होगा, ठीक है। हर बार देखो इंप्लीमेंट हुआ, जैसा आर्गुमेंट पास करोगे कंपाइलर क्या करेगा, वैसा ही मेथड ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो सेलेक्ट कर लेगा, वैसा मेथड ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा और उसे क्या करेगा, वो कॉल करा देगा। समझ में? तो ये एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है ओवरलोडिंग का। अब आओ करके देखते हैं, एक क्लास बना लेते हैं,
और ओवरलोडिंग नाम से ही, और वहां पर ओवरलोडिंग। लेट मी क्रिएट अ क्लास विद द नेम ऑफ ओवरलोडिंग। और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत सिंपल सा काम करूंगा। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक वाइड, लेट मी पास द सिंपल, सपोज करो ऑफ एडिशन, राइट। मैंने एडिशन पास किया। अब एडिशन के अंदर एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली इसके अंदर मैंने मान लो ले लिया, दो वेरिएबल ले लिए, लेट मी इंट x इंट y and I want to print with sum is ठीक है। बस केवल मैंने इतना सा काम इसके अंदर कर लिया। इससे हमारा क्या हो गया, अपना जो एडिशन का काम था वो डन है। अब मैं जरा इसको कॉल करता हूँ, तो मैं ओवरलोडिंग क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करूंगा इधर, ओवरलोडिंग obj इक्वल टू न्यू। मैं obj डॉट करके यहाँ पर क्या करूंगा, एडिशन को कॉल। देखो एडिशन के अंदर मैं पास कर सकता हूँ यहाँ पर इंट x इंट y, ठीक है। तो अगर मैंने पास किया 100 और 500, मतलब नॉर्मल वेरिएबल पास किया तो कोई पंगा नहीं, कोई इश्यू नहीं, प्रॉपर आपका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। जो भी रिजल्ट अपने पास होगा, इसमें कुछ पंगा है, एरर आ रही है तो देख लेते हैं ओवरलोडिंग क्लास के अंदर है या कहाँ है। अच्छा, इधर आपने यहाँ पर सील लगा दिया था कहीं पर, तो एक बार चेक कर लो कहीं इधर तो एरर नहीं है, चेक करो एरर कहाँ। लेट मी बिल्ड अगेन। अच्छा, ओवरलोडिंग यहीं पर हमने ये लगा दिया, क्या मिस्टेक कर दी। रन कराया अभी आपने, तो देखो परफेक्ट आपका 600 परफेक्ट रिजल्ट आपको मिल रहा है, मतलब कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन सपोज करो कल को मेरे पास कोई दो वैल्यू ऐसी आ जाए, ठीक है, दो वैल्यू मैं चाहता हूँ कि यार दो डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट, आई मीन एडिशन करते हैं। तो अगर मेरे पास डेसिमल वैल्यू हो जाएंगी या डबल वैल्यू हो जाएंगी तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपने जो लिया है वो इंटीजर लिया है और ये उस पर डील नहीं कर पाएगा। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको इसी का एक और ओवरलोडेड वर्जन इधर इंप्लीमेंट कर देना होगा, जो सेकंड पैरामीटर क्या ले लेगा, यहाँ पर डबल ले लेगा। आपने एक डबल दे दिया और एक में इंट दिया, मतलब एक में इंट है, एक में इंट और डबल है। देखो ये अपने आप यहाँ पे हैंडल हो जाएगा, यानी आपके मेथड का कितने वर्जन हो गए, दो वर्जन हो गए। मान लो मुझे एक और बनाना है जिसमें मैंने पहला पैरामीटर क्या करना है, उसका डबल देना है, सेकंड उसको क्या करना है, यहाँ पर मैंने इसको डबल दे दिया, ठीक है। और ऐसे ही मतलब 3 बना दिया आपने, 4 बना लो, 5 बना लो, जितनी जरूरत है उतने बना लो। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर वर्जन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप डबल डबल वाल कॉल करेंगे, मतलब अगर आपने मान लो डबल डबल दिया, तो अपने आप किस फंक्शन को कॉल करेगा, कंपाइलर जो होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जाएगा ना, तो वो देखेगा पहले कि भाई इसमें कौन सा सम मेथड है जो डबल डबल वैल्यू को ले रहा है, तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा यहाँ पे, और इसी वाले फंक्शन को क्या करेगा, कॉल कर लेगा, इसी वाले फंक्शन को कॉल कर लेगा। तो ये एग्जैक्टली मेथड को मैच करा लेगा, जो भी मैचिंग वर्जन होगा इसका, जो भी मैच करेगा ना, ये उसी को कॉल करा के उसका आउटपुट आपको निकाल कर दे देगा, ठीक है। ये ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जहां पर कंपाइलर ही अपने आप ये देख लेता है कि कौन सा सुटेबल वर्जन है, जो मेथड को कॉल करना है उसे, जो भी मैच करेगा उसी को कॉल करके दे देगा, ठीक। अब से पूछो कोई कंफ्यूजन हो तो। क्लियर है सर? क्लियर है? यस सर। फाइन। सिंपल जो मैंने एग्जांपल आपको दिया कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली अगर हमें ओवरलोडिंग जैसी कोई कॉन्सेप्ट यूज करना है तो हम लोग एग्जैक्टली इसके साथ अपना अचीव कर सकते हैं।
तो अगर हमें मान लो ऐसे ही बोलो भाई फंक्शन बनाना था लॉगिन का मुझे, जिसमें कभी मुझे ईमेल के साथ कराना है, कभी मोबाइल नंबर के साथ कराना है, तो ओवरलोडिंग कर दो, क्या दिक्कत है, ओवरलोडिंग करके हैंडल कर लेंगे। एक ही फंक्शन लॉगिन का रहेगा, जब ईमेल पास करेंगे तो ईमेल के साथ लॉगिन करेगा, और अगर आपने मान लो मोबाइल पास किया तो मोबाइल के साथ लॉगिन करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ऐसे यूज कर लेते हैं। तो ओवरलोडिंग में हमेशा ध्यान रखना ये होता है कि आपका जो मेथड जो डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसके अंदर हर बार आर्गुमेंट डिफरेंट जरूर होना चाहिए। मतलब अगर आप सेम आर्गुमेंट के साथ सेम मेथड को दोबारा इम्प्लीमेंट करोगे तो नहीं करने देगा कंपाइलर, लेकिन अगर आप आर्गुमेंट चेंज कर देंगे तो आप आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो मल्टीपल मेथड। मतलब सेम आर्गुमेंट के साथ आप मल्टीपल नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, लेकिन डिफरेंट आर्गुमेंट के साथ मल्टीपल मेथड इम्प्लीमेंट कर सकते। जितनी बार चाहो इसे उतनी बार इम्प्लीमेंट कर लो, जितनी बार आप इम्प्लीमेंट करते जाओगे इस सेम नेम मेथड को, आपका वर्जन बढ़ता चला जाएगा, ओवरलोडिंग बढ़ती चली जाएगी। सर कोई लिमिटेशन तो नहीं होती है ना, जितने चाहे बना कोई सकते हैं कोई हजारों? लिमिट कोई लिमिटेशन नहीं, लेकिन हजारों इतना तो बनता नहीं है, बहुत बनेगा 10-15। अगर आप बनाते हो तो बहुत बनाओगे, 3-5 वर्जन तक जाते हो, और अगर सिस्टम बना के देता है तो वो 15-20 तक पहुंचा देता है, इससे ज्यादा नहीं। बट कोई लिमिट ऐसी नहीं वर्जन क्रिएट करने की, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं बनाते चले जाओ। इसके साथ हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या ओवरराइडिंग का केस आ जाता है। ओवरराइडिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्या कहता है, ओवरराइडिंग एक तरह की पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, जो हमेशा और हमेशा दो क्लासेस के बीच होगी। जानते हैं आप हैं कि दो क्लासेस में एक क्लास आपकी पेरेंट क्लास होगी, दूसरी हो जाएगी चाइल्ड। मतलब ये हमेशा इनहेरिटेंस के केस में ही, मतलब ओवरराइडिंग हमेशा इनहेरिटेंस के केस में चलती है, जहां पर पेरेंट क्लास के अंदर आपका कोई मेथड होता है जिसे चाइल्ड क्लास क्या करता है, मॉडिफाई करता है। पेरेंट क्लास के अंदर कोई मेथड होगा जिसे चाइल्ड क्लास क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। मतलब आपके दो, बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है इन रियल सिनेरियो कि जब बेस क्लास के अंदर कोई मेथड होती है जिसका डेफिनेशन हमें एग्जैक्ट मैच नहीं करता है, या एग्जैक्ट हमें उसका आउटपुट सही नहीं लगता है, तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं, उस बेस क्लास के मेथड को ओवरराइड कर देते हैं ड्राइव क्लास से। ठीक है, ड्राइव क्लास से ओवरराइड कर देते हैं, और ओवरराइड करके जो उसका अपना जो आउटपुट होता है वो उसे निकाल लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा एग्जैक्टली होता है कि जो बेस क्लास के मेथड होते हैं ना, वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। अब रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो एग्जैक्टली जाहिर सी बात है उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हम नया मेथड ना बनाकर पुराने मेथड को क्या करते हैं, मॉडिफाई करके यूज कर लेते हैं। इससे क्या होता है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाने से हम बच जाते हैं, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को ही चेंज करके मॉडिफाई करके इस्तेमाल कर लिया जाता है। सो इट्स कॉल्ड ओवरराइडिंग बिकॉज ऑफ ये हमेशा कंपाइलर इस सिचुएशन में भी, एज यू नो कि जब दो क्लास होती है तो पहले प्रायोरिटी कंपाइल टाइम प्रायोरिटी पेरेंट को मिलती है, लेकिन रन टाइम में आपका एग्जीक्यूट कौन करेगा, चाइल्ड करेगा, क्योंकि पेरेंट क्लास के मेंबर को चाइल्ड क्लास क्या करेगा, ओवरराइड कर देता है रन टाइम में उसको ओवरराइड कर देगा। देखो सिंपल सी बात है, पेरेंट क्लास के मेंबर को अगर तुम्हें चाइल्ड क्लास के अंदर मॉडिफाई करना है तो ओवरराइडिंग का इस्तेमाल करते हो। सो ओवरराइडिंग इज नथिंग बट जस्ट अ काइंड ऑफ थिंग कि जिससे आप बेस क्लास के मेंबर को ड्राइव क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। बेस क्लास के मेंबर को ड्राइव क्लास के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे सपोज करो इन रियल सिनेरियो, सपोज करो आपके पेरेंट हैं, आपके फादर हैं, जिनके पास मान लो कुछ असेट है, ठीक है, कुछ असेट है, मान लो उनके पास कार है। एग्जैक्टली आप मान लो दो भाई हो, अब दो भाई में मान लो उन्होंने कार दोनों लोगों को दे दिया, आपने उनके पास दो कार थे, उन्होंने दोनों लोगों को कार दे दिया। अब मान लो आपके एक भाई को लगता है कि वो कार उन्हें ठीक है, वो यूज कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को लगता है कि यार ये कार ना थोड़ी सी सही कम है या पसंद नहीं है, तो वो क्या करा सकते हैं, उसको मॉडिफाई करा सकते हैं, वो उसे मॉडिफाई करा सकते हैं। आपको लगा कि मॉडिफाई कराना था, आपने मॉडिफाई करा लिया। सो मॉडिफाई कराने का फायदा क्या हो गया कि आपकी कार जो हो गई उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई, यानी उसको आपने मॉडिफाई करा के अपनी जरूरत के हिसाब से बना लिया और आपने उसे इस्तेमाल कर लिया।
इसी चीज को हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर ओवर राइडिंग। कैसे करते हैं आप करके देखते हैं एग्जाम्पल। एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं ओवर राइडिंग का, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक क्लास ऑलरेडी एम्प्लॉइज यहाँ पर, ठीक है, ऑलरेडी आपने एक क्लास बनाई थी एम्प्लॉय, और इसमें अपने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बनाया था, आपने बनाया। एक काम करते हैं, इस क्लास का तो मैं क्लीन करता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ मेंबर बना, जैसे सपोज करो मैं इसके अंदर इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर कुछ कॉमन प्रॉपर्टी बनाता हूँ। जैसे प्रॉप टाइप करके आपने बना दिया, मान लो यहाँ पर आईडी प्रॉप स्ट्रिंग नेम प्रॉप स्ट्रिंग ईमेल प्रॉप स्ट्रिंग में भी सैलरी, ठीक है। सैलरी के अलावा मान लो प्रॉप स्ट्रिंग सैलरी नहीं होगी, इसको हम डेसिमल कर देते हैं या डबल कर देते हैं, सो डेसिमल सैलरी हो गया। और सिमिलरली डेसिमल टाइप का सैलरी के अलावा मान लो डेसिमल ले लिया मैंने यहाँ पर, सैलरी की जगह ले लेता हूँ यहाँ पर एनुअल सैलरी, इसका नाम चेंज कर देते हैं, एनुअल सैलरी लिया, ठीक है। अब मान लो मैं इसके अंदर दो फंक्शन बना रहा, एक मैंने बनाया पब्लिक वाइड प्रिंट डिटेल्स, एक फंक्शन बनाया, ठीक है। इसके अंदर आपने नेम प्रिंट करा दिया, आईडी प्लस आईडी, सिमिलरली नेम और यहाँ पर निकाल लिया नेम, क्या, ठीक है। एक और फंक्शन बनाते हैं पब्लिक वाइड या फिर डेसिमल कैलकुलेट और एग्जैक्टली इसमें हम क्या करने वाले हैं, मंथली सैलरी में कराने वाले हैं एनुअल सैलरी शुड बी डिवाइड बाय 12, मतलब डिवाइड बाय 12 का मतलब हो गया मंथली, एनुअल सैलरी है, मंथली सैलरी निकल गई। ये आपकी क्लास है। अब देखो अगर इस क्लास को कोई भी डायरेक्ट इनहेरिट करके यूज करना चाहे, कोई भी डायरेक्ट, मान लो यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास में मैंने बना क्लास, ठीक है, और एक क्लास मैंने बना दिया यहाँ पर जिसको मैंने बोल दिया इट्स अ फुल टाइम एम्प्लॉय। मान लो मैंने बना दिया यहाँ पर प्रीमियम एम्प्लॉय, ऐसे करते हैं इसको, हाँ फुल टाइम रख लो, कोई इशू नहीं है, चलो एग्जांपल भी देखना है। फुल टाइम बना दिया और इनहेरिटेंस कर लिया किसका, एम्प्लॉइज को, ठीक है। अब एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो फुल टाइम एम्प्लॉय के अंदर जो भी है वो तो रहेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि सारी चीजें तो यहाँ पर मेथड और प्रॉपर्टी बनी पहले से है, तो सिंपल हम अगर फुल टाइम एम्प्लॉय का अगर डेटा इसके अंदर कुछ बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिंपल यहाँ जाऊं और क्या करूंगा, इंस्टेंस क्रिएट करूंगा किसका, क्लास का बना लिया। और आपने मान लो प्रॉपर्टी पहले सेट करना है, मान लो आईडी सेट कर दिया आपने यहाँ पर, आपने मान लो obj डॉट नेम सेट कर दिया आपने, तो आपने यहाँ पर ईमेल सेट कर दिया, फिर आपने यहाँ पर एनुअल सैलरी सेट कर दिया, ठीक। अब आपने मेथड एक्सेस किया, मान लो obj डॉट आपने एक्सेस किया पहले तो कैलकुलेट, आपने एक्सेस किया पहले मान लो प्रिंट डिटेल्स को प्रिंट करा लिया, फिर आपने मान लो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में आपने कहा सैलरी प्रिंट करानी थी, सैलरी
और आपने यहाँ पर जब सैलरी कॉल करना होगा तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट कैलकुलेट पर मंथ सैलरी फंक्शन को कॉल कर लेंगे, तो आपके मंथली सैलरी यहाँ पर आ गई। ये आपका हो गया आउटपुट। सो लेट मी रन दिस कोड एंड चेक द आउटपुट। सो सिंपली अगर आप देखेंगे तो आईडी, नेम, एम्प्लॉई, आई मीन ईमेल, और आपके पास क्या है, सैलरी 10,000। तो मंथली सैलरी 10,000 में तो अभी तक सब कुछ सही आ रहा है, सब डेटा सही से प्रिंट करके ये दे रहा है, आईडी, नेम, ईमेल, सैलरी, व्हाटएवर, कैलकुलेशन भी सही हो रही है, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि भाई चाइल्ड क्लास जो जिसने इनहेरिट किया पेरेंट को, इसके पास कुछ डेटा, जैसे मान लो इसको मिलता है एक बोनस, ठीक है, इसको मान लो एक प्रॉपर्टी मिल गई, या बोनस है या मान लो कमीशन है, पब्लिक डेसिमल, मान लो इसके पास एक प्रॉपर्टी क्या है, कमीशन है, ठीक है, और कमीशन में भी गेट लगा है और सेट लगा है, ठीक है, मान लो इसको कमीशन मिलता है। अब अगर मान लो इसको कुछ कमीशन मिलता है, कमीशन इससे कुछ मिला, तो अगर हम लोग कमीशन की बात करें, भाई कमीशन तो यहाँ मिलेगा। अब मान लो मैं यहाँ पर कमीशन भी इसका सेट कर देता हूँ, मान लो इसका इस मंथ का कमीशन था 4,600 रुपए, ठीक है। लेकिन अगर हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे, जो हमारी सैलरी कैलकुलेट करने का मेथड है वो हमें क्या दे रहा है, वो 10,000 ही देगा, बिकॉज ऑफ उसका कैलकुलेशन बेस क्लास में हुआ है और आपका जो प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड क्लास में है। तो जब बेस क्लास में वो चल रहा था तब तो चाइल्ड क्लास का प्रॉपर्टी था नहीं, चाइल्ड तो बाद में आया। तो उस सिचुएशन में उस केस को वहां पर फुलफिल नहीं हो पाया, मतलब वही बात है कि जो चीज पहले से थी वो चीज वहां पर फुलफिल नहीं हो पाई और वो एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग नहीं डील कर पाया है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना था, ओवरराइडिंग करना पड़ेगा, आपको ओवरराइडिंग कराना पड़ेगा। ओवरराइडिंग करके आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे अपने, मतलब अगर मुझे एग्जैक्ट डेटा कैलकुलेशन करना है तो मुझे इस मेथड को क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड। तो इसे सिंपली ओवरराइड करने के लिए क्या करेंगे, पब्लिक डेसिमल, ठीक है, और कैलकुलेट, सेम मेथड को आप यहाँ पर री इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न कराएंगे क्या, एंड बेस डॉट एनुअल सैलरी डिवाइड बाय 12 प्लस क्या है अपना कमीशन। ये हो गया। लेकिन एग्जैक्टली जब कभी ओवरराइडिंग करेंगे आपको देखो वार्निंग मिलेगी, आपको यहाँ पर क्या करना है, या तो इसे हाइड करना है या इसे ओवरराइड कीवर्ड यूज करना होगा। तो आप लगाएंगे यहाँ पर सिंपली ओवरराइड कीवर्ड, सॉरी ओवरराइड कीवर्ड आप लगा सकते हैं, लेकिन ओवरराइड कीवर्ड तभी लगेगा जब आपका बेस क्लास का मेंबर वर्चुअल होगा। तो आपको यहाँ पर सिंपल लिखना है अभी के लिए न्यू कीवर्ड, सिंपल क्या लिखेंगे, न्यू कीवर्ड से आप इसे ओवरराइड कर देंगे। तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, बेस क्लास का मेंबर अपने आप यहाँ पर ओवरराइड हो जाएगा। मतलब ये एग्जैक्टली क्या हुआ कि अब ये वाला मेंबर इसे नहीं एक्सेस होगा, अब इसे कौन एक्सेस होगा, चाइल्ड वाला होगा। अब चाइल्ड क्लास से कौन एक्सेस होगा, चाइल्ड वाला एक्सेस होगा, चाइल्ड वाले का ही क्या हो जाएगा, आउटपुट आपको दिखाई देगा। जो आउटपुट मिलेगा, जो भी दिखाई देगा, वो किसका मिलेगा, चाइल्ड का मिलेगा। देखेंगे आप यहाँ पे 14,600 सैलरी आ रही है, क्योंकि अब 10,000 वो तो कैलकुलेट हुआ ही हुआ, उसके साथ आपके 4,600 प्लस ऐड हो गई। मतलब चाइल्ड ने क्या किया, पेरेंट वाले मेथड को ओवरराइड कर दिया, उसकी डेफिनेशन को चेंज कर दिया। सो इट्स अ वेरी सिंपल, इसको हम बोलते हैं सिंपल ओवरराइडिंग। सर ओवरराइडिंग क्यों हटा दिया, वो एक बार फिर से रिपीट करना। ओवरराइडिंग केस अलग होता है, उस केस में लेंगे जब आप अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, उसके अंदर भी ओवरराइडिंग करेंगे तो ओवरराइड कीवर्ड वहां यूज करेंगे। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कीवर्ड यूज होते हैं, तो ये समझना पड़ेगा। ये एक सिंपल ओवरराइडिंग है, और सिंपल में न्यू कीवर्ड से आप क्या करते हैं, ओवरराइड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें सिंपल इतना मतलब हो गया कि जो बेस क्लास मेथड है ये एक नॉर्मल मेथड है, जहां पर न्यू क्लास कीवर्ड लग गया तो न्यू का मतलब हो गया, न्यू क्या करेगा, ड्राइव वाले को, जो मतलब बेस है, बेस वाले को दिखने नहीं देगा। जो दिखाई देगा, जो चलेगा कंपाइलर के लिए, वो आपका कौन सा दिखेगा, चाइल्ड वाला दिखेगा। हमेशा चाइल्ड वाले की विजिबिलिटी रहेगी। हाँ, इस केस में हम एक और काम करते हैं। देखो अभी क्या होता है, अभी के केस में क्या होगा ना कि चूंकि इनहेरिटेंस हुआ है, बेस क्लास में भी मेथड है, चाइल्ड क्लास में भी है। तो जब ये क्लास इंस्टेंशिएट होगी, ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो दोनों को मेमोरी मिलेगी, इसको भी मेमोरी मिलेगी और इसको भी मेमोरी मिलेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों सामान्य मेथड है और दोनों को मेमोरी मिलेगी। वो बात की बात है कि रन टाइम में जो कॉल होगा वो केवल आपका चाइल्ड का कॉल होगा,
लेकिन एग्जैक्टली मेमोरी तो दोनों को मिलेगी ना, पेरेंट वाले को भी मिलेगी, चाइल्ड वाले को भी मिलेगी। तो अगर पेरेंट और चाइल्ड दोनों को मेमोरी मिल रही है तो उस सिचुएशन में भाई पेरेंट वाले को तो हम यूज ही नहीं कर रहे ना, और राइट के केस में हमने चाइल्ड को यूज किया है, तो हम चाइल्ड वाले को मेमोरी क्यों दे रहे हैं, चाइल्ड वाले को मेमोरी आप क्यों दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली लगाते हैं कीवर्ड जिसका नाम है वर्चुअल। पेरेंट वाले मेथड को क्या बना देंगे, वर्चुअल। अगर आपने पेरेंट वाले मेथड को वर्चुअल बना दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि अब बेस क्लास के मेथड को मेमोरी नहीं मिलेगी, ये क्या हो गया है, वर्चुअल क्रिएट हो गया। ठीक है, मेमोरी जो डिक्लेयर होगी किसके लिए होगी, चाइल्ड के लिए होगी। और अब अगर बेस में यहाँ वर्चुअल लगा देते हैं तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं ओवरराइड कीवर्ड। अब हम ओवरराइड से ओवरराइड कर सकते हैं, मतलब ओवरराइड कीवर्ड तभी काम करेगा जब आपका वर्चुअल कीवर्ड लगा होगा बेस क्लास में। बेस क्लास के मेथड में अगर वर्चुअल है तभी आप ओवरराइड कर सकते हैं, नहीं है दोनों को मेमोरी देना है तो न्यू कीवर्ड से आप मेमोरी को ओवरराइड कर सकते हैं। लेकिन आउटपुट आपका सेम ही रहेगा, इनमें कोई फर्क नहीं है, बट केवल इंटरनली मेमोरी चेंजेस होती हैं। मेमोरी मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी एक्सटर्नली यूजर एंड पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, दोनों सेम आउटपुट प्रोड्यूस करने वाले हैं दोनों टेक्निक। बस ये ध्यान रहे कि अगर बेस क्लास में हमें मेथड को मेमोरी नहीं देना है तो उसको वर्चुअल बना दीजिए और चाइल्ड क्लास में उसको ओवरराइड कर लीजिए। लेकिन अगर आपको बेस क्लास को मेमोरी देनी है, चाइल्ड को भी देना है, तो उस सिचुएशन में क्या करिए, आप हमेशा न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करिए और इस क्लास में कोई कीवर्ड का इस्तेमाल मत करिए। ठीक, हाँ, जब इनहेरिटेंस नहीं होगा तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं होगा, तब वो मेमोरी एलोकेट कर लेगा। लेकिन इनहेरिटेंस हो गया फिर वो चाइल्ड वाले को यूज कर पाएगा, पेरेंट वाले को नहीं कर पाएगा। सो वी कैन सिंपली कैलकुलेट मंथली सैलरी। बोलो। कोई बात नहीं ना, यहाँ से कैलकुलेट कर लो, क्या दिक्कत है। देखो यहाँ चला दिया मैंने, चाइल्ड के अंदर पेरेंट वाले कॉल कर दिया, देखो इसका मिल गया ना 10,000। कॉल करोगे तो देगा वो, लेकिन एग्जैक्टली सिस्टम अगर कॉल कर लिया भाई तब तो वो बोलेगा ना भाई मेमोरी तो देने देना है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कॉल नहीं किया तो उस केस में मेमोरी रिलीज करने का, मेमोरी उसकी रिलीज कर देगा, मतलब उसके लिए एग्जैक्टली मेमोरी नहीं डिक्लेयर करेगा। तो वर्चुअल का बेसिक मतलब यही होता है कि पेरेंट को मेमोरी, तो वर्चुअल मेंबर बन गया, उसे मेमोरी डायरेक्ट एलोकेट नहीं। तो ये प्लेन कॉन्सेप्ट है जो हम लोग फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं, ताकि हमारे सिस्टम के अंदर बग्स ना आने पाए, चीजें हमारे सही तरीके से हैंडल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अपना ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का होता है, जहाँ पर आप अलग अलग टेक्निक से अलग अलग तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर रहे हैं। ठीक है, छोटा सा नोट लिखा है, ऊपर वाली बात यहाँ पर लिखी है, इफ वी वांट टू क्लास कैन नॉट इनहेरिट बाय अनदर क्लास, तो उस केस में हम लोग फाइनल क्लास बनाते हैं, उसके लिए आप यूज करते हैं सील्ड कीवर्ड। जावा के अंदर फाइनल कीवर्ड होता है, C++ में फाइनल कीवर्ड होता है, और यहाँ पर सील्ड कीवर्ड है, मतलब चीज वही है लेकिन कीवर्ड बदल दिए गए हैं। तो बेसिकली इनहेरिटेंस प्रोटेक्ट करने का काम करता है अपना सील्ड। तो अपने ऊपर तो मैंने बताया एग्जैक्टली ये कंसेप्ट है, प्लस यहाँ पर जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू। ओवरलोडिंग पूछा जाता है, जो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है। सो सिंपल समझा जाए, ओवरलोडिंग को हम क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और ओवरराइडिंग को क्या बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओवरलोडिंग को हम लोग एक ही क्लास के अंदर करते हैं, जबकि ओवरराइडिंग हमेशा दो क्लास के अंदर होती है, इनहेरिटेंस के केस में बेस और ड्राइव क्लास के अंदर। ओवरलोडिंग में हम लोग हमेशा सिग्नेचर मतलब फंक्शन के या मेथड के पैरामीटर अलग अलग देते हैं, जबकि ओवरराइडिंग में पैरामीटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। बेस क्लास ड्राइव क्लास के अंदर पैरामीटर सेम होते हैं।
ओवरलोडिंग में एक टेक्निक है जिसमें हम मेथड का वर्जन क्रिएट करते हैं, एक ही मेथड के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन। और राइडिंग में हम क्या करते हैं, बेस क्लास की मेथड को ड्राइव क्लास के अंदर मॉडिफाई करते हैं। ओवरलोडिंग को अर्ली बाइंडिंग भी बोला जाता है, जबकि ओवरराइडिंग को लेट बाइंडिंग बोला जाता है। हाँ? ओवरलोडिंग में कोई कीवर्ड की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आप पैरामीटर चेंज करके ओवरलोडिंग कर देते हैं। जबकि ओवरराइडिंग क्या होता है, ओवरराइडिंग में हम लोग न्यू कीवर्ड, वर्चुअल कीवर्ड और ओवरराइड जैसे कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, ये डिफरेंस बेसिक 5 से 6 डिफरेंस है, इन्हें याद रखना। ये इंटरव्यू के बड़े कॉमन क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो इतना समझो। इसके बाद एनकैप्सुलेशन का टॉपिक है, एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस। 3 टॉपिक हमारे पास अभी और बचे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम इसको फिनिश करेंगे, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस के टॉपिक। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग को अच्छे से क्लियर कर लो, बेस कीवर्ड, शील्ड कीवर्ड, इनहेरिटेंस का कांसेप्ट इसे क्लियर कर लो, क्योंकि ये बहुत और बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं इन रियल टाइम सिनेरियो। जब C# में प्रोग्रामिंग करोगे तो बहुत इनकी जरूरत आपको पड़ेगी। ओके फाइन, सो प्रैक्टिस करो, बाकी मिलते हैं कल। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेसेस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए फिर इतना ही। Yes, sir.